नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। सबसे पहले मैं आपकी क्षमा चाहता हूं कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। कुछ तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी और कॉलेज के काम वगैरह चल रहे थे, एग्ज़ाम्स वगैरह, इसीलिए वीडियो नहीं आ रही थी। लेकिन आज से मैं अपनी तरीके से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं यूट्यूब पर रेगुलर रहूं और यूट्यूब के साथ साथ भी इंस्टाग्राम पर भी मेरे पोस्ट नहीं आ रहे थे, तो मैं वहाँ पर भी प्रयास करूँगा कि इंस्टाग्राम पर भी मैं रेगुलर रहूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर लीजिएगा। तो हमारी सीरीज़ चल रही थी नक्सल फंडिंग के ऊपर, ये उस सीरीज़ का लास्ट पार्ट होगा और इसके बाद में और नई नई जानकारियों के साथ मैं आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा। इस पार्ट में हम बात करेंगे लॉजिस्टिक्स के ऊपर, मतलब जो नक्सलवादियों को पैसा आता है, जो माओवादियों को जो पैसा आता है, उन पैसों का माओवादी क्या करते हैं, वो किस तरीके से उनका इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर पूरे बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए, सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए कि ये जो पैसा आता है माओवादियों के पास, वो पैसा उनके पास बिल्कुल ना आए, या फिर अगर पैसा माओवादियों के पास आता भी है तो सरकार को पता चले और सरकार उसके ऊपर एक्शन ले सके। तो इसके बारे में बात करेंगे। इस सीरीज़ के जो पहले 4 पार्ट है उसमें कौन से तरीके से नक्सलवादियों को पैसा आता है इसके बारे में हमने बात करी थी। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो पार्ट देखिएगा, बाद में अंत में ये पार्ट देखिएगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या फिर मैं ऊपर आई कार्ड में भी वो डाल दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए व्यूज़ विद वेदांत। तो मेरे पास अभी यही रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट जिस रिपोर्ट के ऊपर हम ये सीरीज चला रहे हैं, उसी रिपोर्ट के अनुसार जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है वो आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसमें लिखा हुआ है, जो मिसिर बेसरा नाम, जिसके बारे में हमने दूसरे या तीसरे पार्ट में कहीं बात करी थी, उसने जब उसका अरेस्ट हुआ था और उसका इंटरोगेशन हुआ था तो उसने बताया था कि किस तरीके से उन पैसों का इस्तेमाल हथियार खरीदने के लिए किया जाता है। जो बड़े बड़े हथियार होते हैं, जो कि बहुत से जो गरीब देश है या छोटे छोटे देश है उनकी आर्मी इस्तेमाल करती है, वो हथियार इन नक्सलवादियों के पास आते हैं। वो कहाँ से आते हैं, किस तरीके से आते हैं, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि उनका लिंक जो है वो चाइना या फिर पाकिस्तान के जो मिलिट्री ग्रुप्स है या फिर मिलिटेंट ग्रुप्स है, आतंकवादियों के संगठन है, उनके साथ उनका लिंक है और वहाँ से वो हथियार आते हैं। तो उन हथियारों में कौन से हथियारों का समावेश होता है वो देख लीजिए। उसमें होते हैं AK, मतलब जो AK-47, AK-56 या फिर जो राइफ़ल होती है जो इस्तेमाल करे होते हैं वो, फिर UMG, MMG मीडियम मशीन गन, LMG लाइट मशीन गन, पिक्का स्नाइपर राइफल्स, फिर इंसास जो पहले हमारी आर्मी इस्तेमाल करती थी, इंसास राइफल्स, फिर कार्बाइड्स, SLR 303 राइफल्स, मतलब जो कि पहले हमारे पुलिस के पास हुआ करते, तो एक गोली मार के। ये जो 303 राइफल्स है वो नक्सलवादियों के जो उनके ट्रेनिंग होता है, उनके कैडर का जो ट्रेनिंग होता है जंगल में, उसके लिए ये बहुत बड़े तौर पर काम आते हैं। फिर बाद में डेवलप्ड रॉकेट लॉन्चर्स भी आते हैं और फिर मोटर लॉन्चर्स और रिवॉल्वर्स, पिस्तौल। मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा एक आर्मी के पास जो हथियारों का जत्था होता है उस तरीके से हथियार ये नक्सलवादी जो है ये जमा कर लेते हैं। कांचन नाम का एक माओवादी था, उसको अरेस्ट कर लिया गया था। वो स्टेट कमेटी सेक्रेटरी था CPI माओइस्ट पार्टी का। उसने बताया है कि ये जो पैसा जो है वो जो उनके कैडर है जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं या फिर अर्बन एरियाज़ में रहकर प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं, उनके जो बेसिक नीड्स है, जो मूलभूत नीड्स है, उसके लिए ये पैसा काम में आता है। अगर देखा जाए तो वो लोग जहाँ पे रहते हैं, कोलकाता या फिर अदर सिटीज़ में, जैसे कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, बड़े बड़े सिटीज़ में जो उनके कैडर के लोग रहते हैं, उनके घर का भाड़ा देने के लिए, मतलब जो रेंटेड हाउस में वो रहते हैं, तो महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये भाड़ा उनके घर का लगता है, तो वो देने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल होता है। बाद में उनसे बहुत से ऐसे प्रोफेसर्स हैं, वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं, वो उनके कैडर के मेंबर ही है। उन प्रोफेसर्स को रहने के लिए या फिर उन प्रोफेसर्स का एक तरीके से पेंशन मिलती है या फिर एक तरीके से उन प्रोफेसर्स को पगार मिलता है इन माओवादियों की तरफ से, इन माओवादियों का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए या फिर इन माओवादियों का जो आइडियोलॉजी है वो उन यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के अंदर फैलाने के लिए। JNU में या फिर जामिया में और थोड़े तौर पर DU में वगैरह यही काम होता है। बाद में जादवपुर यूनिवर्सिटी, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में 30 to 40% ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो कि पूरा माओविस्ट आइडियोलॉजी पर काम करते हैं। फिर इनके जो वेबसाइट्स होते हैं, इनके जो मीडिया पोर्टल्स होते हैं,
ये सब हैंडल करने के लिए भी पैसा इन माओवादियों की तरफ से ही आता है। ये पैसा डायरेक्ट उनकी तरफ से नहीं आता, लेकिन इनके मीडिएटर इतने हैं कि अगर पैसा एक के पास पहुंच भी रहा है तो वो पैसा 10 से 15 लोगों के हाथ में जाकर पहुंचता है। तो इस तरीके से मीडिएटर की वजह से वो पैसा ट्रैक करने के लिए बहुत ही कठिनाई आती है। जो रेड कॉरिडोर में जो पुलिस एसपीज वगैरह आते हैं, उनका यही कहना है कि ये जो नेक्सस है नक्सल फंडिंग का, मतलब उनको जिन लोगों से पैसा आता है और जो लोग वो कलेक्ट करते हैं, ये जो नेक्सस उनका बना हुआ है पूरा, इस नेक्सस को ख़त्म करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि जो करप्शन और इलीगल बिजनेस उस एरिया में पल रहा है। पूरा जंगल एरिया है, अगर कोई इलीगल बिजनेस उस जंगल के अंदर करता भी है तो पुलिस को पता चलने के लिए और पुलिस वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही टाइम लगता है। हालांकि अभी बहुत सा डेवलपमेंट वर्क हो चुका है, क्योंकि उतना टाइम अभी नहीं लगता, लेकिन पहले पुलिस को पता चलने तक या फिर पुलिस वहाँ पर पहुँचने तक वो जो इलीगल बिजनेस करने वाला आदमी जो होता था या फिर वो ग्रुप जो होता था, वो दूसरी जगह जाकर अपना बिजनेस चालू कर लेता था। मतलब इस तरीके से ये इलीगल बिजनेसेस और करप्शन की वजह से जो सरकारी अफसर है, ऐसा नहीं हो सकता कि 100 से 100% ऑफिसर करप्ट होंगे, लेकिन 50 to 60% ऑफिसर करप्ट होने की वजह से इन नक्सलवादियों को पैसा पहुंचने में आसानी होती है। तो उन पुलिस वालों का यही कहना है कि करप्शन और इलीगल बिजनेस की वजह से नक्सलवादियों को पैसा जो पहुंचता है वो बहुत आसानी से पहुंच जाता है। फिर जो डेवलपमेंट वर्क के लिए, मतलब स्कूल बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो या फिर रोड्स वगैरह बनानी हो, सड़कें बनानी हो, बाकी का जो लाइटिंग वगैरह का काम होता है या फिर नेटवर्किंग का काम होता है, मोबाइल टावर्स हो गया या फिर टेलीफोन वायर्स वगैरह हो गया, इन सब के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता है। लेकिन ये मॉनिटर करने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना हुआ है, वो पैसा को देखरेख करने के लिए कोई ऐसा आदमी नहीं है या फिर कोई भी ऐसी एक ऑथोराइज्ड बॉडी नहीं तैयार की गई है कि जो उन पैसों को सही हाथ में जा रहा है कि नहीं ये देख सके। तो इसकी वजह से भी जो वो पैसा है, वो बहुत सा पैसा माओवादियों की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। अब एक बहुत बड़ा रीज़न है और एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि ये जो पैसा माओवादियों के पास आता है, वो पैसा वो स्टोर कहाँ करते हैं। तो स्टोर करने के उनके अलग अलग तरीके होते हैं। या तो वो पैसा, उनका जो सोर्स है जहाँ से पैसा आने वाला है, उनके पास ही वो पैसा छोड़ देते हैं और जैसे कि उनका रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पैसा कलेक्ट करते हैं। दूसरा एक तरीका है कि वो पैसा कलेक्ट करते हैं और उनके जो सिंपैथाइजर्स हैं, मतलब जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं और जो दूसरे शहरों में या बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उनका खुद के पास एक स्टोरिंग कैपेसिटी अगर उनके सिंपैथाइजर्स के पास है तो वो उनके पास वो पैसा छोड़ देते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलेक्ट करते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा उनका एक पैसा कलेक्ट करने का या स्टोर करने का एक बहुत बड़ा सोर्स ये है कि वो पैसा पॉलीथीन में, जो पन्नी होती है उस पन्नी में लपेट कर, बहुत सारी पन्नी, उन पैसों के बंडल्स को लपेट कर उसको सिंटैक्स में डालकर वो कहीं जंगलों में या पानी में, जो तालाब वगैरह होते हैं, उन पानी में डुबा देते हैं और जैसा कि उनको रिक्वायरमेंट होता है वो वहाँ से पैसे निकाल कर इस्तेमाल करते हैं। 4-5 सालों पहले यही एक इंसिडेंट हुआ था कि वो पैसा जब कलेक्ट करने गए थे माओवादी, तब उनके ऊपर पुलिस ने अटैक किया था और वहाँ पर 20 से 25 माओवादी जो है वो मर गए थे और वहाँ से बहुत सारा पैसा कलेक्ट कर लिया गया था। मतलब इस तरीके से वो अलग अलग सोर्सेज से पैसा कलेक्ट करते हैं और स्टोर करने का भी उनका अलग अलग तरीका होता है कि किसी एक तरीके से वो स्टोर नहीं करते। झारखंड में तो यहाँ तक पाया गया है कि जो सोर्सेज से नक्सलवादियों के पास पैसा आया है, उन नक्सलवादियों ने वो पैसा बैंक्स में कलेक्ट करा हुआ था। जो लोकल बैंक्स वगैरह होती है, कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह, उन बैंकों में नक्सलवादी पैसा रखते हैं और उनका अकाउंटिंग सेक्शन जो होता है, नक्सलवादियों के पैसे जो मॉनिटर करता है, वो अकाउंटिंग सेक्शन उनका बहुत ही स्ट्रांग होता है। मतलब अगर एक एक पैसे का, आप सिंपल भाषा में बोला जाए तो एक एक पैसे का हिसाब माओवादी रखते हैं और उनको रखना पड़ता है क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप है, इतने बड़े एरिया में काम कर रहा है, तो उनको ये सब करना पड़ता है। और एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बैंकों में जो करप्शन होता है, उस करप्शन की वजह से, और सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं देती, उसकी वजह से उनको और भी आसान हो जाता है। अब ये जो इतना सारा पैसा उनके पास आता है, इसका जो ऑडिट सेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। मतलब उस पैसे का जो ऑडिट होता है कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, किस किस के ऊपर ये पैसा खर्च हुआ, वो पैसा, उसका जो ऑडिट होता है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से किया जाता है। जो भी कैडर के पास जितने भी पैसे जाते हैं, उनको उस पैसों का हिसाब रखने के लिए हर एक कैडर को एक्सपेंडिचर शीट दी जाती है और उस पैसों में से जो भी पैसा उन लोगों ने खर्च करा हुआ है, उसका
जो हिसाब है उन्हें एक्सपेंडिचर शीट में लिखना पड़ता है, और बाद में जो स्टेट कमेटी की मीटिंग होती है उस मीटिंग में वो एक्सपेंडिचर शीट जो है वो सबमिट की जाती है। इस एक्सपेंडिचर शीट की मॉनिटरिंग है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से की जाती है, और अगर पैसा कहीं दूसरी तरफ या बेवजह पैसा खर्च हो रहा है तो उस कैडर के ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, यहाँ तक कि उसको अपने जान से भी हाथ गंवाना पड़ता है। माओइस्ट को एक मेन उनका सोर्स यही है कि अगर पैसा होगा तो वो जो अर्बन कैडर्स है उनको संभाल पाएंगे, अगर पैसा नहीं होगा तो वो अर्बन कैडर्स को नहीं संभाल पाएंगे, इसीलिए वो पैसों का हिसाब बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से रखते हैं। मतलब इससे हमको पता चल जाएगा कि किस तरीके से उनकी पूरी सिस्टमाइज तरीके से पैसा आता है और पूरे सोफिस्टिकेटेड तरीके से वो पैसा स्टोर करते हैं, ऑडिट करते हैं, बैंकों में जमा करते हैं। यहाँ तक कि अभी तक ऐसा कोई जो प्रूफ है वो नहीं मिला है कि वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं या नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर स्टॉक मार्केट में माओवादियों का पैसा लगता है तो वो किस तरीके से लगता है, कौन इसको लगाता है, उसके ब्रोकर्स या फिर उनके जो डीलर्स वगैरह है उनके ऊपर ध्यान देना सरकार की जिम्मेदारी है। तो अब हम बात करते हैं कि सरकार को इसके ऊपर क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए कि जो ये पैसा आता है वो उनके पास ना पहुंच सके, और जो सरकारी योजनाओं का पैसा गलत हाथों में जा रहा है वो नहीं जा सके। तो इसके ऊपर पॉइंट्स में हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सरकार को एक ऑथोराइज्ड बॉडी बनानी पड़ेगी। बॉडी किस लिए? तो जो कंपनियां उस रेड कॉरिडोर में और रेड कॉरिडोर के आसपास के एरिया में काम करते हैं, उन कंपनियों का जो पैसा आता है, या फिर उनको मजबूरी में हो या फिर जानबूझकर वो कंपनियां अगर माओवादियों को पैसा देती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक ऑथोराइज्ड बॉडी बनानी पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो उन कंपनियों के द्वारा जो पैसा जाता है उसको रोकने के लिए बहुत ही मदद कर सकता है। जो स्टेट पुलिस होती है वो स्टेट पुलिस को खुद की एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए। अगर उनका खुद का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है तो उनको जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स है और जो बिचौलिए हैं जो माओवादियों के लिए काम करते हैं और उनके खुद के बिचौलिए, उसके ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। जो स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है उनको भी जो पैसा है वो पैसा किन सोर्सेज से आ रहा है उन सोर्सेज को ढूंढकर उनके ऊपर जो कार्यवाही है वो करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर वो सोर्सेस ही अगर ख़त्म हो जाते हैं तो माओवादियों के पास पैसा जो है वो नहीं पहुंच सकता। केंद्र सरकार को रेड कॉरिडोर में एंटी एक्सटॉर्शन सेल या फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल, इस तरीके से सेल्स का गठन करना चाहिए और उनको क्विक रिस्पांस टीम के साथ में काम पर लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर उन सेल्स का गठन होता है तो ये सेल्स जो है वो नक्सलवादी, वो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके मीडिएटर्स या फिर जो माइनिंग माफिया होते हैं जो माइनिंग का बिजनेस करते हैं, उनके बीच में जो नेक्सस है वो ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ी मददगार साबित हो सकते हैं। तो क्योंकि उन एरिया में कंपनियों की तरफ से नक्सलवादियों के द्वारा एक्सटॉर्शन किया जाता है, तो उस एक्सटॉर्शन को रोकने के लिए क्विक रिस्पांस टीम के साथ में अगर एंटी एक्सटॉर्शन सेल भी हो जो सिर्फ ये एक्सटॉर्शन रोकने के लिए ही उनके एक्सपर्टीज़ हो, तो वो इसके खिलाफ काम कर सकते हैं। सरकार को तेंदुपत्ता कॉन्ट्रैक्टर्स की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो तेंदुपत्ता कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके द्वारा ही नक्सलियों को बहुत सा पैसा पहुंचता है। नक्सलियों की जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटॉर्शन होता है वो तेंदुपत्ता के कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर जो ये तेंदुपत्ता बेचते हैं उनके द्वारा ही होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार तो तेंदुपत्ता के द्वारा माओवादियों का ईयरली इनकम जो है वो 1100 करोड़ से भी ज़्यादा है, सिर्फ तेंदुपत्ता के कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा। मतलब इस तरीके से अगर इसके ऊपर मॉनिटरिंग होती है तो तेंदुपत्ता के द्वारा जो पैसा माओवादियों को पहुंच रहा है वो भी कम किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आंकड़ों के अनुसार जो सरकारी जो योजनाएं होती है, जैसे कि बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड या फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना या फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, आश्रम स्कूल, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना या फिर सर्व शिक्षा अभियान, इस तरीके के जो सरकारी योजना है, इन योजनाओं का पैसा पूर्ण रूप से लाभार्थी तक नहीं पहुंचता। इसका कारण करप्शन भी माना जा सकता है, पर यह पैसा पूर्ण रूप तक लाभार्थियों को नहीं पहुंचता है, खासकर इन रेड कॉरिडोर में। अगर इन पैसों के ऊपर जो मॉनिटरिंग की जाए या फिर डायरेक्टली ये पैसा लाभार्थियों के अकाउंट में, जो कि अभी हो रहा है बड़े तौर पर, फिर भी जिन लाभार्थियों के पास, जिन आदिवासियों के पास बैंक अकाउंट नहीं है या फिर वो नहीं जानते कि बैंक में कैसे ऑपरेट करना है, उनको पैसा अभी भी हाथ में ही मिलता है। और जो पैसा ये पहुंचाते हैं वो लोग नक्सलवादियों से थोड़े 30 to 40% लोग ऐसे हैं जो नक्सलवादियों से मिले हुए हैं, उन एरिया में वही काम होता है।
जो सेल्वा जुजुम की स्थापना की गई थी, वो सेल्वा जुजुम का बाद में यही हुआ कि वो सेल्वा जुजुम वाले भी खुद को आदिवासियों का बाप समझ बैठे और जो नक्सलवादी काम कर रहे थे वही बाद में सेल्वा जुजुम वाले काम करने लगे, इसलिए सेल्वा जुजुम को जो बंद करना पड़ा था। मतलब यही हो रहा है कि जो पूर्ण रूप से पैसा आदिवासियों तक या लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है। अगर ये पैसा डायरेक्ट उनके पास पहुंचता है तो इन योजनाओं द्वारा जो पैसा नक्सलवादियों के पास जा रहा है वो नहीं जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अभी तक ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले कि नक्सलवादी अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। अगर ऐसा होता है कि नक्सलवादी अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो फिर नक्सलवादियों को या और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी उनके ब्रोकर्स है, जो भी उनके डीलर्स है, उनके ऊपर ध्यान देकर वहीं पर स्टॉक मार्केट में ही ब्लॉक करने का जो काम है वो सरकार को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में नक्सलवादियों को फ़ायदा होता है तो ये उनके फंड्स में बहुत ही बढ़ोतरी कर सकता है और ये सरकार के लिए या फिर स्टेट एजेंसीज के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। मतलब इस तरीके से अगर काम किया जाए और इस तरीके से अगर नक्सलवादियों के पास पैसा पहुंचने के लिए अगर हमें जो उनके सोर्सेस है या जो उनके डोर्स है वो सारे हमें क्लोज करने, तो नक्सलवादी कहीं भी नहीं रह सकते। उनका मेन जो काम करने का सोर्स है, उनका मेन जो काम करने का रीज़न है वो पैसा है। अगर उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो अपने कैडर को नहीं संभाल सकते, वो अपने अर्बन नेक्सस को नहीं संभाल सकते, या फिर उनका अर्बन जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उनको वो पैसा नहीं पहुंचा सकते। उनके जो मीडिया पोर्टल्स है, उनके जो वेबसाइट्स वगैरह है वो नहीं कंट्रोल कर सकते। इसकी वजह से अगर पैसे को ब्लॉक किया जाए, पैसे के सोर्सेस को ब्लॉक किया जाए तो नक्सलवादियों के ऊपर हम बड़े तौर पर जीत जो है वो पा सकते हैं। हालांकि ये काम अभी हो रहा है और हम आशा करते हैं कि ये काम आगे भी होता रहे। तो इस सीरीज़ में अब इतना ही। हमें आप ज़रूर बताना कि ये सीरीज़ जो है आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट में बताइए। और आगे आपको कोई टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।